हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर पूरे बुक से 3 नंबर वाले क्वेश्चन को एक वीडियो में फिनिश कर दीजिए। तो आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेकर के 10 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बबुआ अब इतना टाइम है नहीं कि हम एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को बखूबी देखें। और वैसे भी आयोग ने ये बहुत गंदा काम किया है, बहुत भद्दा काम किया है, क्योंकि एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम तो मिलना चाहिए था, यहां भी टाइम नहीं मिला। तो हम क्या ही कर सकते हैं। अब उनको भी हम नहीं बोलेंगे भैया कुछ नहीं हो जाएगा बवाल। तो अब अपने को जो करना है बच्चों, वो ये करना है कि एकदम बहुत ही ठंडे मन से, मतलब कोई प्रेशर लेने से कुछ होने वाला नहीं है बबुआ, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो भी टाइम है एक बार यूं सरसरी निगाह से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख सकते हैं, ताकि हम बनाकर भी कुछ चीजें लिख सकें। क्योंकि यहां पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि बनाकर लिख सकते हैं, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनमें कुछ बनाकर लिखने का तो भाई संभावना ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखना बेहद जरूरी है, और सारे के सारे 3 नंबर वाले पूरे बुक में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा बबुआ, एक एक क्वेश्चन को बखूबी अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि परिभाषा ये तरीके का पूछा जा सकता है कि क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है और इसका मोललता से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन कभी कभार बच्चों 4 नंबर में भी आ जाता है, ठीक। लेकिन इतना याद रखना कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन कभी कभार वही चीज बताया ना कि जैसे 2022 के पेपर में देखो 22 और 24 में, तो ये क्वेश्चन आया था 4 नंबर में, कभी कभार 3 नंबर में हो जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर आए, 4 नंबर आए, आपका 3 नंबर आए, फायदा हमारा ही है, लॉन्ग में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो उन्नयन का मतलब होता है, देखिए यहां पर समझना, हमने बताया ना कुछ चीजें हैं बनाकर लिख से। उन्नयन का मतलब क्या है, वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या है, वृद्धि। अवनमन का मतलब कमी। तो यहां पर यह याद रखना कि जब किसी विलायक में, मान लेते हैं बबुआ कोई विलायक है, क्या है, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है ना, बढ़िया से समझिएगा। ये कोई जल है और जल क्या है, एक विलायक है, क्योंकि जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है और जिसे घोला जाता है वो विलेय होता है। तो जैसे यहां पर कोई विलायक है कि जब किसी विलायक में हम कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दें, जैसे इसमें हम कोई चीज पदार्थ घोल दे रहे हैं, जैसे लाइक दैट NaCl, ठीक है, तो यहां पर घोल दिया, ठीक है। या फिर यहां पे जैसे यूरिया घोल दिया, NH2CONH2 वैद्युत अनपघट्य पदार्थ, ठीक है, यूरिया घोल दिया, ग्लूकोज घोल दिया। ये तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलेंगे, वैद्युत अनपघट्य, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, शर्करा हो गया, ये अगर घोल दे तो घोलने के बाद इस क्वथनांक में जो भी वृद्धि होगी, जो बढ़ोतरी होगी बबुआ, उसी बढ़ोतरी को अपन क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलिए हम यहां से समझ लेते हैं। तो वही चीज परिभाषा लिखा है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दिया जाता है, तो घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक। और इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसे क्या दर्शाते हैं कि इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन को। अब यहां पर इसके बराबर फार्मूला होता है। तो क्वथनांक में कह रहा है कि इसका मोललता से क्या संबंध है, तो क्वथनांक में उन्नयन ये क्या हो जाता है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाता है, केबी गुणे एम। एम यहां मोललता को एम डैश मान लेते हैं, ये मोललता को समझा दर्शाता है। तो यही क्या हो जाता है, इसके साथ में
संबंध हो जाता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, चूंकि चूंकि बच्चों हमको मालूम है, चूंकि याद रखना जो मोललता बराबर होता है क्या, भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार, ये ग्राम में जब रहता है तो यहां पे क्या है 1000, ये किसके बराबर है, मोललता के बराबर। जब ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे पूरा का पूरा, तो यहां पर क्या हो जाएगा डेल्टा, ध्यान दीजिएगा इधर हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर, ठीक। इसको थोड़ा आप जब सही से ये पूरा का पूरा यहां मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा के गुणे ये डब्ल्यू बाई एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, उसके बाद यहां पर 1000, और ये ग्राम में जब रहेगा। अब इसको सही फॉर्म में जब लिख देते हैं तो यही डेल्टा टीबी बराबर, ये आगे लाइए 1000, ठीक है ना, गुणे यहां केबी था भैया, 1000 गुणे केबी, ठीक है, गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान नीचे क्या हो जाता है एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, और वो भी ग्राम में, ठीक। यही आपका क्या हो जाता है बच्चों, यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है, ठीक है, यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है। एक चीज याद रखना, ये केबी क्या है, मोलल, क्योंकि बोल रहा है इसका मोललता से क्या संबंध है, तो ये, बाकी केबी क्या है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक की भी परिभाषा कई बार पूछा है, अगर पूछ ले तो याद रखना भाई, जो हम परिभाषा बोल रहे हैं सुन लीजिएगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक मतलब केबी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, केबी की। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम बोल दे, किसी विलायक के 1000 ग्राम में जब 1 मोल वैद्युत अनवघट्ट घोल दो, तब जो क्वथनांक में वृद्धि हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, यहां पर मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। आई बात समझ में ना, कि जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी वैद्युत अनवघट्ट के 1 मोल को घोल दें, तब जो वृद्धि हो जाएगी क्वथनांक में, उसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना, याद रखिएगा। आई बात समझ में, तो ये चीज याद रखना बबुआ, चलिए नोट कर लीजिए। अब यहां सब कुछ पता है ना, डेल्टा टीबी क्या है, ये है क्वथनांक में उन्नयन, केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, स्मॉल एम क्या है, अणुभार विलेय का, और डब्ल्यू क्या है, तो विलायक का भार, ठीक। सब कुछ तो क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, हो गया ना। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों अगले टॉपिक को। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, कि हिमांक में अवनमन क्या है और इसका मोलरता के साथ में क्या, मतलब मोललता से क्या संबंध है। इसके पहले वाला क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, अब वहां उन्नयन था, यहां अवनमन है, बस अंतर परिभाषा में ये हो जाएगा बच्चों, वहां पर वृद्धि थी और यहां पर कमी हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर हम हिमांक में अवनमन, सबसे पहले हिमांक में अवनमन की परिभाषा देखेंगे बच्चों, कि किसी विलायक में जो कोई आवासशील वैद्युत अनवघट्ट पदार्थ घोल देते हैं, तो विलायक के हिमांक में जो कमी होगी, वहां क्वथनांक वर्ड यूज किया था, यहां हिमांक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हिमांक में जब कमी हो जाए तो क्या कहेंगे, उसे हिमांक में अवनमन कहेंगे, यानी हिमांक में कमी कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसमें भाई याद रखना जो संबंध होता है कि डेल्टा टी एफ, क्योंकि यहां पर टी एफ क्या है, ये डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन है, हिमांक में कमी है, ठीक। वहां डेल्टा टी भी था, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक, तो यहां इसलिए डेल्टा टी एफ है। तो यहां लिखेंगे इधर कि डेल्टा टी एफ बराबर, यहां पर के एफ हो जाएगा गुणे क्या हो जाएगा एम डैश। अब याद रखना यहां पे बच्चों ये आपका क्या है, संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे के एफ लिखा है, के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। अब जहां वहां पर मोलल उन्नयन स्थिरांक था, यहां मोलल अवनमन स्थिरांक है। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी कि किसी वह स्थिरांक, ठीक है, कि जिसमें किसी विलायक के 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में, ठीक है ना, 1 मोल वैद्युत अनवघट्ट पदार्थ घोल देने पर हिमांक में जो कमी हो जाती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कह देते हैं,
ठीक, तो सेम उसी तरीके का परिभाषा है। अब की बार बस हिमांक में कमी हो जाती है, वहां क्वथनांक में वृद्धि हो गई थी। ठीक, तो जो हमने बोला आपने सुन लिया ना, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, किसका? मोलल अवनमन स्थिरांक का भी परिभाषा। ठीक है, बाकी इसको देखते हैं। अब यहां पे चूंकि वी नो दैट कि मोललता बराबर क्या है, फिर से वही भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार, ये ग्राम में रहेगा बच्चों, गुणे 1000। ठीक है, ये होता है। अब जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अपन पुट कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, यहां से याद रखना के एफ है तो के एफ लिख लिया, गुणे में एम की जगह पूरा का पूरा वही डब्ल्यू बाई ये एम हो जाएगा, गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये ग्राम में मात्रा रहती है, तभी तो ये जाकर 1000 में होगा 1000। अब इसको थोड़ा सही से जब लिखेंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाता है? ठीक, ये हो जाएगा कि 1000 गुणे ये क्या हो जाएगा? के एफ गुणे ये हो जाएगा डब्ल्यू, और अपान का नीचे क्या हो जाएगा? ये एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये ग्राम में। और एक चीज याद रखना मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहां से न्यूमेरिकल जरूर बनेगा। ये जो आपका फार्मूला है ना, 100% इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, याद रखना, जिसके पेपर में अगर ये आ जाता है संबंध वाला क्वेश्चन तो ठीक है, अगर जिसके पेपर में ये नहीं आता बच्चों, याद रखना ये जो फार्मूला है ना, इस पे एक न्यूमेरिकल बनेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि बखूबी इस फार्मूले को अच्छे से समझ लेना। मतलब डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक में अवनमन, सवाल में दे देगा इतने अंश सेल्सियस की कमी हो जाती है, और 1000 ये रहेगा फार्मूले में। के एफ क्या है? तो ये मोलल अवनमन स्थिरांक, इसका मान दिया रहेगा। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है? भार, बोल देगा कि 5 ग्राम यूरिया को, तो भार वो रहेगा। फिर उसका अणुभार निकालना होता है एम, और ये विलायक का भार दे देगा 450 ग्राम जल में घोला जाता है, तो ये विलायक का भार याद रखना। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि परासरण दाब क्या है, और इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त करिए। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभार तो पूरे 4 नंबर में और कभी कभार तो पूरे 5 नंबर में आ जाता है। ठीक, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझना बच्चों एक फिगर के माध्यम से, जैसे ये मान लेते हैं कोई अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्धपारगम्य या चर्मपात्र झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय के कण आर पार ना जा पाए आसानी से, लेकिन विलायक के कण आसानी से आर पार चले जाएं। जैसे जल के अणु हो गया, ठीक है, तो वो आर पार आराम से चले जाएं, लेकिन विलेय के अणु जैसे एल्बुमिन, जिलेटिन, गोंद वगैरह हो गया, शहद हो गया, इनके कण में जो गाढ़ा होता है तो वो आर पार ना जाने पाए, तो ऐसे झिल्ली को कहते हैं मतलब चर्मपात्र झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो मान लेते हैं एक झिल्ली है, इधर कोई सॉल्यूशन है, विलेन भरा है, ठीक है, यहां पर विलायक है। ठीक, तो यहां पे अब ध्यान देना, परिभाषा समझना बहुत सिंपल है कि किसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी न्यूनतम दाब, जैसे ये विलयन है, विलायक है, कि किसी विलयन पर बाहर से लगाया गया वह न्यूनतम बाह्य दाब, ठीक, जो क्या करता है, विलयन तथा विलायक के बीच क्या करे, परासरण प्रक्रिया को रोक दे। परासरण का मतलब इनमें आवागमन, जैसे कम सांद्रता है, अधिक सांद्रता है, मान लेते हैं एक तरफ, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ आ रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, तो इन प्रक्रिया को क्या कर दे, रोक दे। तब इस घटना को क्या कहते हैं, मतलब तब इस दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? परिभाषा नहीं आई, चलिए लिख देते हैं पूरा का पूरा, लिखते हैं। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं कि किसी विलयन पर लगाया गया वह
बाह्य न्यूनतम दाब दाब जो विलयन तथा विलायक के बीच परासरण को रोक दे। परासरण जो घटना होती है उसे क्या कर दे, परासरण को रोक दे। उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं, ठीक है ना। और इसे पाई से दर्शाते हैं, इसे पाई से दर्शाते हैं, ठीक। ये हो जाता है परासरण दाब। अर्धपारगम्य झिल्ली में हमने बताया ना, जैसे बाह्य तो जैसे हमारे शरीर की त्वचा हो गई, वो भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली ही है। और उसके बाद जैसे अंडे के अंदर झिल्ली होती है, प्याज की झिल्ली होती है, वो तो एक अर्धपारगम्य झिल्ली का ही उदाहरण है, ठीक है। तो यहां पर ये परिभाषा हो गई। अब देखिएगा बबुआ, एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है गैस समीकरण, जैसे पीवी बराबर एनआरटी, आपने पढ़ा है इसके पहले पिछली कक्षाओं में। तो यहां पर वही पी की जगह पाई हो जाता है, तो यहां पर भी वही चीज चलता है, पाई वी बराबर क्या चीज, एन आर टी, वही चीज इसमें चलता है, ठीक है ना। तो यहां पर अब इसमें समझिएगा, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे कि पाई वी बराबर, जो गैस समीकरण से, कि पाई वी बराबर क्या हो जाता है, एन आर टी होता है। अब चूंकि यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बराबर एन अपान वी आर टी, लिख सकते हैं कि नहीं, जरा बताइएगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। अब चूंकि एक चीज हमको यह भी पता है, चूंकि जो एन है, एन क्या होता है, मोलों की संख्या, एन बराबर डब्ल्यू बाई एम होता है, ठीक है ना। भार बटे अणुभार भी होता है, ठीक। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, कि पाई बराबर एन की जगह क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बाई एम, अपान का ये वी रहेगा, और उसके बाद यहां पे आर टी रहेगा, ठीक। या फिर इसको सही से जब लिखेंगे कि पाई बराबर ये डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, नीचे एम इंटू का वी हो जाएगा, और यहां का आर टी। और लेकिन बोल रहा है कि विलेय, इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम यहां मोलर द्रव्यमान के लिए निकाल रहे हैं, तो m का मान यहां निकाल रख दीजिए। तो m बराबर जब लिखेंगे, तो m बराबर यहां जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो w अपान यहां पे क्या हो जाएगा, पाई v और r t। इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, और जब भी न्यूमेरिकल बनेगा बच्चों, या तो 3 नंबर का बनेगा या फिर 5 नंबर का, मतलब सॉरी 4 नंबर का, ठीक है ना। इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है, याद रखना बच्चों, इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है, ठीक। जहां पे सारी चीजें एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि ये m क्या है, ठीक है, w क्या है, y क्या है, ठीक, v क्या है, r क्या है, t क्या है, सब कुछ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसे फार्मूले के भी बोल देता है, उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। m क्या है, तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। W क्या है, तो ये है विलेय का भार, ठीक है। पाई क्या है, परासरण दाब, V क्या है, आयतन है, विलयन का आयतन है। R क्या है, गैस स्थिरांक है, और ये क्या है, ताप को, ठीक है ना। जैसे ये पहले अनसेल्सियस में दिया रहेगा, तो पहले केल्विन में कन्वर्ट करके इसमें लगाना पड़ता है, ठीक है, याद रखना। तो ये समझ में आ गया ना, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल दे रहे हैं बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से।
हो गया ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है और किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में, ये भी कभी कभार आ जाता है और कभी कभार तो ये 3 नंबर में, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2025 में भी देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। समझने की जरूरत है, रटना नहीं है बच्चों, बस समझना है। अगर देखें एक हम लाइन में भी परिभाषा लिखने को लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इससे आसान है नहीं, है ना? जाओ तुम चाहे जहां, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बट अपने को एक और परिभाषा समझ लेनी है। ठीक है, जैसे बबुआ मान लेते हैं कोई अर्धशेल है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, कोई विलयन है और इसमें 2 क्षण डुबो देते हैं अपन। ठीक है ना, जैसे यहां पर है डुबो दिया, कोई दिक्कत ना। मान लेते हैं जिंक की छड़ है और सॉल्यूशन किसका है? ZnSO4 का है। जिंक धातु की छड़ डुबोए हैं और विलयन भी जिंक सल्फेट का भरा हुआ है। तो परिभाषा क्या है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ तथा विलयन के बिचवा में बबुआ क्या होता है? एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड तथा यहां पे मतलब यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या फिर हमने ये बताया ना कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो उनके बीच एक विभव उत्पन्न होता है, वही इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा तो इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? बट उससे पहले थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। लिखना कैसे कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है या डुबोया जाता है तो क्या होता है? धातु की छड़ तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले अब कारक कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहला है चालक की प्रकृति। मतलब देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के धातु चालकों की प्रकृति भी अलग अलग होती है। जैसे चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है, तो हर एक धातु की चालकता अलग भाई। इसी तरह कॉपर की अलग, जिंक की अलग, ठीक है, यानी एजी भी जो बताया चांदी की अलग, तो सबकी चालकता अलग अलग होती है। तो वही चीज तो धातु चालक की प्रवृत्ति पर भी, प्रकृति पर भी निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना, कम ज्यादा अगर होगा तो वो चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। दूसरा धातु आयन की सांद्रता, यानी यहां पर सांद्रता पर भी निर्भर करता है कि कितना विलयन जैसे गाढ़ा है, कितना यानी कितना विलय की मात्रा है, कम कितना ज्यादा है वो भी। अगला है ताप का प्रभाव, यानी ताप बढ़ाने और घटाने से भी इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता और बढ़ता है। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बच्चों एकदम गिने चुने वाले हैं, याद रखना। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपने आप में एकदम लाजवाब है। अभिक्रिया का वेग क्या है और इसको भी प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? देखिए वेग की परिभाषा आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो यहां भी सेम चीज है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद में क्या हो जाए? विस्थापन हो जाए या सांद्रता में परिवर्तन हो जाए तो इसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। सिंपल सी बात है। या एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? चलिए देखते हैं। तो पहले ये कहेंगे कि एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहेंगे। एकदम सिंपल वाली परिभाषा। क्या बताया कि एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। लाइक दैट, जैसे ए से बी है, ठीक है, तो ए से बी है तो जैसे ए का विघटन होगा बच्चों तभी जाकर के बी उत्पाद बनेगा।
तो इसके सांद्रता में परिवर्तन हुआ, तो एकांक समय में एक ही अभिकारक में सांद्रता में जब परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन को ही क्या कहलाएगा, मतलब कहा जाएगा अभिक्रिया का वेग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? अभिक्रिया का वेग कहा जाएगा। सीधी सी बात है। अब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है बच्चों क्या चीज? अभिकारक की सांद्रता। इसमें भी वही चीज है कि अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग, यानी सांद्रता बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग बढ़े। ताप पर भी क्या है? अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अगला है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी जनरली कुछ होते हैं उत्प्रेरक विष के रूप में, नहीं तो अधिकांश रूप में उत्प्रेरक वर्धक ही होते हैं। जैसा कि अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि के द्वारा जब प्रयोग किया जाता है तो Fe+MO मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है ना उत्प्रेरक वर्धक के रूप में। ठीक है, तो ये चीज होते हैं। आई बात समझ में? तो ये रहा विक्रिया का वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक। देख लीजिए बच्चों, आगे देखते हैं संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और संक्रमण तत्व के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। ये क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बबुआ। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। देखिए फर्स्ट वाले केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। अगर बच्चों को थोड़ा तकलीफ होती भी है तो वो सेकंड वाले में, नहीं फर्स्ट वाले में तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें नहीं टेंशन लेना है। थोड़ा सेकंड में ही बच्चों को तकलीफ होती है, तो क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, डोंट वरी, उसको भी हमने बता दिया किस तरीके से करना है। ठीक है, देखिए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, देखिएगा। तो ऐसे तत्व, ठीक, जिन्हें संक्रमण तत्व होता है इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। और आपको मालूम होगा कि जैसे ये पेरियोडिक टेबल है, तो जो पेरियोडिक टेबल है बच्चों, पेरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। तो बीच वाला जो है यहां पर जो आपको दिख रहा है वो है डी ब्लॉक। क्या है? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। या फिर आएगा अगर ऐसे पूछ लेगा कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कोश में या बाह्य कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? डी उपकोश, क्योंकि इनका डी वाला आंशिक रूप से भरा होता है, डी उपकोश में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे तत्व को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? अब संक्रमण शब्द इसलिए, संक्रमण जैसे शरीर में हो जाए तो हम कहेंगे शरीर के अंदर संक्रमण है, शरीर के भीतर है, शरीर के बीच में है। ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे ना, है ना। तो यहां पर भी सेम होता है कि जो संक्रमण तत्व होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण ही इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी गुण इनके थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। तो आई बात समझ में? तो लिखेंगे कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में या डी उपकोश में भरते हैं या प्रवेश करते हैं तो उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब सबसे ज्यादा जो जरूरी है बच्चों, संक्रमण तत्व की विशेषताएं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनता है। तो संक्रमण तत्व की विशेषता, पहला, ये रंगीन आयन बनाते हैं। कारण वाले क्वेश्चन में आता है कि रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, सबका बस एक ही लॉजिक होता है, क्योंकि इनके जो होते हैं बाह्य कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी पूर्ण भरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, यानी बाह्य जो कक्षक होता है वो खाली होता है। बस ऐसा भी बना के लिख देंगे ना, सब में जितने आपके संक्रमण तत्व की विशेषताएं हैं बच्चों, सब में लिख दीजिए, आपको कुछ नहीं याद, मिल जाएगा नंबर। ठीक है, तो ये रंगीन आयन बनाते हैं। तो रंगीन आयन का मतलब क्या है? तो इनके धातु
या फिर धातु आयन रंगीन होते हैं। कहने का मतलब इनमें क्या है, एक अलग अलग रंगों की प्रवृत्ति होती है। तो संक्रमण जो धातु होते हैं वो अलग अलग रंग के, कोई नीला, भूरा, पीला, काला, हरा, मतलब हरा, इस तरीके का रंग, क्योंकि सूर्य में जितने रंग होते हैं उस तरह के क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं कलर में। ठीक, क्योंकि इनमें क्या होती है, रंगों को अवशोषण करने की क्षमता होती है। ठीक, तो पहला ये गुण हो गया, या फिर लक्षण या विशेषता कुछ भी करके आए। ठीक है, दूसरा ये संकर आयन बनाते हैं, तो ये संकर आयन भी बनाते हैं, याद रखना। ठीक, ये संकर आयन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर लें, संकर का मतलब ध्यान देना, संकर या संकुल, इसी को याद रखना। जैसे आता है, आपने देखा होगा K3FeCN6, तो यहां पे Fe है कि नहीं, Fe है ना, तो ये संक्रमण संकुल हम कह सकते हैं। ठीक, यहां पे हम संक्रमण या संकर संकुल बोल सकते हैं। तो ये संकुल यौगिक के रूप में होते हैं, यानी संकुल यौगिक बनाते हैं, या फिर यूं कह लें कि ये संकर आयन भी बनाते हैं, तो इनमें इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अगला ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, यानी इनमें मैग्नेटिज्म का गुण भी होता है, क्योंकि Fe वैसे भी देखो भाई आयरन क्या है, इसमें चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्या है, इनमें उत्प्रेरक का भी गुण होता है। जैसा इसके पहले भी हमने बताया कि जैसे अमोनिया का जब निर्माण होता है NH3, तो इसमें Fe+MO यानी आयरन और मोलिब्डेनम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसी तरह जैसे संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो कि क्या है, सब इसी ब्लॉक के तत्व हैं। अगला है कि ये प्रायः चालक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी इनमें क्या होता है, चालकता का गुण विद्यमान होता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, और इनमें एक विशेष प्रकार की चमक भी होती है अगर काटा जाए। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों क्या चीज, संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्व की विशेषताएं। एक बार देख लीजिए जल्दी। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवेश के आधार पर लिगेंडों के को किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिगेंड क्या है और आवेश के आधार पर इन्हें, और इसको ध्यान देना। बाकी तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी हमने बताया है, लेकिन यहां पर ध्यान देना, कह रहा है कि लिगेंड को किस, यानी इसमें बोल रहा है कि यहां पर आवेश के आधार पर किस प्रकार इन्हें वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, या किया जा सकता है। तो सबसे पहले जान लेंगे प्यारे बच्चों कि लिगेंड एक्चुअल में होता क्या है। लिगेंड क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से है आपका, ठीक, उपसाह संयोजन यौगिक से। तो लिगेंड कहते किसको हैं, इसमें देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे यहां पे अब देखिए हम यहां पे सारी परिभाषाएं आपको समझा सकते हैं। ये प्यारे बच्चों अगर हम दो पार्ट कर दें, इधर K3 है, इधर वाला पार्ट कर दें तो ये पूरा धनात्मक पार्ट हो जाएगा, जितना कोष्टक में है वो अलग कर दें तो ऋणात्मक, दो पार्ट बढ़ गए। बट यहां पे समझना, ये जो Fe होता है ना, इसको बोलते क्या है, तो इसको केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। और उसके बाद जो ये कोष्ठक के अंदर है, इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं लिगेंड। और उसके बाद जो ये नंबर में है, इसको बोलते हैं उपसाह संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या, इसी को उपसाह संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या बोला जाता है। अब यहां पे समझने का प्रयास करिएगा, बोल रहा है कि लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड किसे कहा जाता है, पहले एक बार परिभाषा देख लीजिए कि वह अणु अथवा आयन जो उपसाह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं।
अब इसमें देखिएगा क्या है, केंद्रीय धातु आयन ये है या केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये क्या है, लिगेंड। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर प्यारे बच्चों यही तो बोला कि यहां पर बोल रहा है कि उपसा संयोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म केवल और केवल क्या दे, कौन देगा, ये जो कोष्ठक के अंदर रहेगा वही देगा, और उसी को क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। तो हम सीधा आप कह सकते हैं ना कि वह अणु या यौगिक, ठीक है, वह अणु कह सकते हैं, मतलब सॉरी आयन, वह अणु या फिर आयन जो क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करे, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अब यही आ जाता केंद्रीय धातु परमाणु, तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते थे कि वह अणु या आयन जो लिगेंड से सीधा जुड़ा हुआ हो उसे केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहेंगे। अब उपसंयोजन संख्या की परिभाषा पूछ ले तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि लिगेंड यहां केंद्रीय धातु परमाणु से जितने आयन से जुड़ा हुआ हो वो क्या कहलाएगा, उपसंयोजन संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर बस हो गई सबकी परिभाषा, है ना। एक बार फिर से अपना दिमाग शांत रख के सुन लीजिए, हमने क्या बताया लिगेंड के बारे में। तो केंद्रीय मतलब वह अणु या फिर आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है या देने की क्षमता रखता है वही लिगेंड कहलाएगा। फिर हमने बताया कि वह अणु या आयन जो मतलब लिगेंड से सीधे जुड़ा हो वो केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु होगा। फिर हमने बताया कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने बंध द्वारा जुड़ेगा वो संख्या ही क्या है, उपसंयोजन संख्या कहलाएगी। अब तो क्लियर हो गया ना, तो परिभाषा तो आपने देख ही लिया। अब यहां पर पूछ रहा है कि आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार का होता है। तो आवेश के आधार पर लिगेंड मुख्य रूप से वैसे देखें तो ये धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, मुख्यतः ये तीन है। ठीक है, तो आवेश के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला धनात्मक लिगेंड। कौन सा लिगेंड, धनात्मक लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित हो उसे धनात्मक लिगेंड। अब भाई नाम में ही है ना धनात्मक लिगेंड, तो ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश हो वो कौन सा लिगेंड होगा, धनात्मक लिगेंड या धनावेशित लिगेंड। ठीक है ना, धनावेशित कह लें या धनात्मक लिगेंड कह लें, जैसे में समझिएगा। जैसे में प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के स्वरूप, जैसे NO+ नाइट्रोसोनियम आयन, NO2+ नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, और H3O हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है आदि कर देंगे। ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब के सब क्या हैं, धनावेशित लिगेंड है, क्योंकि इन पे अगर आप नजर फेरें तो क्या है, धन आवेश उपस्थित है। ठीक है, क्या है, धन आवेश उपस्थित है। आई बात समझ में, चलिए देख ली। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो देखिए, अगला कह रहा है कि ऋणात्मक लिगेंड या ऋणावेशित लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड या फिर ऋणावेशित लिगेंड क्या होते हैं, तो ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित हो उसे ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं, और इसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात कि ऐसा लिगेंड जिसमें क्या होता है, अब की बार ऋण आवेश हो, बस। ठीक है, एग्जाम्पल के स्वरूप, इसमें भी एग्जाम्पल के स्वरूप जैसे देखेंगे तो जैसे हो गया आपका CN, उसके बाद आप जैसे Cl हो गया माइनस में, ठीक है, Br हो गया उसमें, उसके बाद I हो गया माइनस आदि, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये ऋणात्मक लिगेंड या ऋणावेशित लिगेंड हो जाते हैं। अगला लिगेंड क्या है, उदासीन लिगेंड। अब भाई उदासीन लिगेंड का मतलब होता है बच्चों जिसपे ना तो धन हो और ना तो ऋण हो, यानी ऐसा लिगेंड जिसपे कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है, यानी ये उदासीन होते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन लिगेंड ये होते हैं। ठीक है, और इनमें भी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं। इसमें एक या एक से अधिक,
जनरली एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक, और इसमें उदासीन में जैसे देखेंगे एग्जांपल आपका, उदासीन में H2O, जिस H2O हो जाएगा, ठीक है, NH3 हो जाएगा, कार्बोनिल हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक, EN एथिलीन डाई एमीन हो जाएगा आदि। ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये उदासीन लिगेंड के अंतर्गत आएंगे। आई बात समझ में? चलिए देख लीजिए, हो गया ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। अब यहां से लॉन्ग में क्वेश्चन बोल देता, जैसे संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वीबीटी के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? तो ये बोल रहा है वीबीटी के बारे में। ठीक, याद रखना, ये वीबीटी के बारे में पूछ रहा है। तो अगर ऐसा पूछ लिया कि वीबीटी सिद्धांत की यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत की व्याख्या करिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख करिए, तब तो ये पूरे 5 नंबर में आ जाता है। लेकिन अगर केवल आ गया संयोजकता आबंध सिद्धांत की व्याख्या करिए 4 नंबर में, फिर आ गया अगर संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियां क्या है, इसको बोलेगा कमियां या इसकी बोलेगा सीमाएं क्या है। याद रखना, कमी बोले चाहे सीमाएं बोले, दोनों एक बात है। तब ये आ जाता है कितने नंबर में? पूरे 3 नंबर में। ठीक है, तो वीबीटी बोलेगा या संयोजकता आबंध सिद्धांत, दोनों एक चीज, क्योंकि वीबीटी इंग्लिश वर्ड है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत। अब देखिए, जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है, मैंने बखूबी इसको समझाया है लॉन्ग वाले में बढ़िया तरीके से। ठीक है, संयोजकता आबंध जो सिद्धांत होता है, इनमें समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों की संरचना की जो सही से व्याख्या नहीं हुई है। देखा होगा आपने 6 वाली की व्याख्या इन्होंने किया था, 8 वाले की व्याख्या अच्छे से किया था, बट 4 समन्वय संख्या 4 वाले संकुल की जो संरचना का व्याख्या सही से इस नियम के द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगला है, इस सिद्धांत से अनुचुंबकीय गुण की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती है। यानी ये जो सिद्धांत होता है, ये अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या के बारे में बात नहीं करता है। अगला है कि इससे उपसंयोजक यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं होती है। यानी इस नियम के द्वारा या इस सिद्धांत के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनके रंग के बारे में भी बात नहीं किया गया है। और इससे अगला है, इससे उपसंयोजक यौगिकों के गतिक तथा ऊष्मागतिक अस्थायित्व की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती है। यानी ये गतिक तथा ऊष्मागतिक अस्थायित्व की भी व्याख्या करने में असमर्थ रहा। ठीक है, तो ये वीबीटी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत होता है, इसकी कुछ प्रमुख कमियां हैं। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी देख लीजिए एक बार। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, ये अब हम सेकंड जो बुक है वहां से क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं और इसमें बात कर लें बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही लाजवाब है कि हैलो एल्केन में एक आणविक या एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बच्चों SN1 अभिक्रिया कहा जाता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। और बहुत 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 लाजवाब है और एकदम सिंपल तरीके से आज आपको हम बताने वाले हैं। कुछ भी ये डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, याद रखना इसमें। ठीक है ना, बोल रहा है कि एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो देखिए ये इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि जो कुछ इसमें कहा जा रहा है बस उसी को फॉलो कीजिए। तो देखिए, जो SN1 अभिक्रिया होती है उसमें होता क्या है कि इस अभिक्रिया में 2 पद होते हैं, यानी ये अभिक्रिया 2 पदों में पूरी होगी। SN1 अभिक्रिया जो होती है वो अभिक्रिया क्या होती है कि 2 पदों में संपन्न होती है, यानी 2 पदों में पूरी होगी। इसमें पहले पद में एल्किल हाइलाइड धीरे धीरे विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन बनाता है। याद रखिएगा क्या बोला कि सबसे पहले एल्किल हाइलाइड धीरे धीरे विदलित होकर
यानी आयनों में जब टूटेगा तो कार्बोधनायन बनेगा। फिर कह रहा है कि प्राप्त कार्बोधनायन, जो कार्बोधनायन बनेगा वो कार्बोधनायन फिर से दूसरे चरण में क्या होता है, तेजी से जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो एक क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट यानी एक उत्पाद बनाएगा। ठीक है ना, यहां पे याद रखना। अब देखिएगा बच्चों, यहां पे समझने का प्रयास करिए। यहां पे कह रहा है 2 पद होंगे, ठीक है ना। पहले पद में क्या होगा, पहले वो समझ लेते हैं। पहले पद में क्या होता है, तो पहले पद में यह बोल रहा है कि इसमें एल्किल हाइलाइड सबसे पहले। अब आर को किससे दर्शाते हैं, आर एक एल्किल समूह है बच्चों। आर का मतलब चाहे जो आप रखिए, C3H3 या C2H5, चाहे C3H7 या फिर C4H9, मतलब ऐसे करके है ना, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं, ये आपका एल्किल हाइलाइड हो जाता है, एल्किल हाइलाइड हो जाता है। तो यहां पर वही मतलब एल्किल अकेले, हाइलाइड में एक्स आता है, एक्स का मतलब Cl, Br, ठीक है, I, फ्लोरीन, F, ये सभी के सभी हाइलोजन में आते हैं यानी हाइलाइड में। ठीक है, तो यहां पर आप मिलाकर इनको जब Rx लिख दोगे, Rx लिख दोगे तो एल्किल हाइलाइड। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो एल्किल हाइलाइड है वो धीरे धीरे विदलित होगा, यानी सबसे पहले चरण में जो होगी बच्चों वो क्या है, मंद अभिक्रिया होगी। पहले चरण में मंद अभिक्रिया हो जाएगी, यहां पे हम लिखेंगे कि मंद अभिक्रिया। तो पहले चरण में मंद अभिक्रिया होगी तो ये क्या बनाएगा, कह रहा है कार्बोधनायन बनाएगा, मतलब ये R क्या हो जाएगा प्लस में और यहां पे ये X बनेगा। ठीक है ना, तो पहले चरण में ये हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि दूसरे चरण में जो प्राप्त कार्बोधनायन होगा, मतलब जो कार्बोधनायन होगा ना बच्चों दूसरे चरण में, ठीक है ना, पहले चरण का ये हो गया, तो दूसरे चरण में जैसे अब आपका स्टेप 2 हो गया, ठीक है ना, ठीक, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा, तो प्राप्त, तो इसमें बोल रहा है कि जो प्राप्त कार्बोधनायन होगा, मतलब जो R प्लस होगा, वो कह रहा है किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक, बोले तो जैसे OH, OH एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, तो OH से जब क्रिया करेगा तो बोल रहा है कि जब इससे क्रिया करेगा तो अब की बार ये क्या है, तीव्र अभिक्रिया होगी। ठीक है ना, तीव्र अभिक्रिया होगी। एक मिनट, तीव्र अभिक्रिया हो जाएगी बच्चों। जब तीव्र अभिक्रिया होगी तो अब की बार क्या बनेगा, R और जब ये OH मिलेगा तो ROH यानी एक कंपाउंड बन जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों SN1 अभिक्रिया। लेकिन बबुआ इसको अपने को एक एग्जाम्पल के थ्रू से यहां पे समझाना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखना पड़ेगा। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये तो बस ऐसे ही था, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहां पे पद यानी पहले पद में जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे मान लिया कि हम ले लेते हैं CH3 और उसके बाद Br या Cl या Br कुछ भी ले लो, CH3 Br ले लिया, ठीक, क्योंकि R क्या है, एल्किल समूह, जो कि CH3 ले लिया हमने। अब यहां C2H5 ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, और X की जगह तो X में चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी लिख लो, तो हमने लिख लिया। तो पहले चरण में क्या बताया जा रहा है, तो पहले चरण में बताया जा रहा है कि मंद अभिक्रिया होगी, तो यहां से क्या है, मंद अभिक्रिया हुई, तो ये बोल रहा है कि पहले चरण में होता क्या है, तो ये जो क्या होगा, पहले चरण में एल्किल समूह जो होता है कार्बोधनायन यानी CH3 ये प्लस में हो जाएगा और आपका ये जो है Br रहेगा। फिर कह रहा है कि दूसरे पद में क्या होता है, दूसरे पद में ध्यान देना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा हम इस स्टेप का फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि एल्किल हाइलाइड पहले क्या होता है, मंद अभिक्रिया करेगा, यानी धीरे धीरे विदलित होगा, कार्बोधनायन बनाएगा। तो हमने भी वही चीज किया, इस पे कोई एग्जांपल ले लिया, सेम उसी को इसमें दिखा दिया। अब दूसरे चरण में जो R था प्लस, तो यहां पे CH3 जो प्लस है,
CH3 जो प्लस है। दूसरे चरण में कह रहा है कि ये जो प्लस है ये एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH से क्रिया करेगा। अब ये क्रिया करके क्या है, उत्पाद बनाएगा, मतलब ये मिलकर क्या बन जाएगा, अब ये मिलकर बच्चों बन जाएगा CH3OH बन जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है, तीव्र अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो नाम लिखने का हो लिख लीजिए बबुआ नाम, ठीक। ये क्या होता है, ये है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक। या लिखना है यहां पे लिख सकते हो, ये जरूरी है एक बार ये बताना, ये कार्बोधनायन, कार्बोधनायन, कार्बोधनायन है। और ये क्या है, OH जो है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ठीक है ना, याद रखना। यहां पर भी समझ में आ गया, ये कार्बोधनायन है, ये OH है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको जैसा इसमें बोला गया है बच्चों सेम स्टेप बाय स्टेप कर दीजिए, नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया ना, तो यहां पे समझ में आ गया, फिर से बोल दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले ये बोला था कि इसमें दो चरण होते हैं, दो पद, पहले में एल्किल हाइलाइड मंद अपक्रिया या धीरे धीरे विदलित होकर कार्बोधनायन बनाएगा, फिर वह बता रहा है प्राप्त कार्बोधनायन नाभिक स्नेही विकर्मक से क्रिया करके क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा, ठीक है, ये चीज बोल रहा था। तो यहां पर हमने इसी पर आर का मतलब कोई एल्किल समूह ले लिया और एक्स का मतलब कोई हैलोजन ले लिया, चाहे आप Cl लिख सकते थे, Br लिख सकते थे और उसके बाद फ्लोरीन लिख सकते थे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे यहां। तो यहां पे हमने आयोडीन आई रख सकते थे तो दिखा दिया, बस यही आपको रखना है, ठीक। एक उत्पाद बन गया है जो कि क्या है, ये मेथिल अल्कोहल है। अब चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है कि हैलो एल्केन में द्विआण्विक नाभिक प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको SN2 अभिक्रिया बोला जाएगा, कि क्रियाविधि को समझाना है, ठीक है ना। SN1 हमने देख लिया, अब देखेंगे SN2। अब SN2 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों साथ साथ चलता है, ठीक है ना, कभी कभार अंतर भी दोनों में पूछ लेता है, SN1 और SN2 में। तो देखिए SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। किसमें बच्चों, ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाती है और इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। इसमें पहले संक्रमण संकुल बनेगा, फिर जाकर के उत्पाद का निर्माण होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें सर्वप्रथम होता क्या है, एक ही पद में यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, याद रखना, एक ही चरण में पहले पद में। इसमें सबसे पहले होता है कि एक एल्किल हाइलाइड और एक नाभिक रागी मतलब नाभिक रागी या नाभिक स्नेही अभिकर्मक, दोनों को साथ में क्रिया कराते हैं। तो जैसे बच्चों हमने एक ले लिया RX ले लिया और इसकी क्रिया अपन करा देते हैं, इसकी क्रिया हम करा देते हैं किसके साथ में, इसकी क्रिया करा देते हैं OH के साथ में, एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ में। तो पहले ये जाकर के एक मंद अभिक्रिया होगी, ठीक है ना, पहले ये मंद अभिक्रिया होगी जिसमें एक ये संकुल बनाएगा। तो पहले ये बनाएगा बच्चों संक्रमण संकुल, देखिए संकुल को इस ब्रैकेट में लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने बताया है। तो यहां पर ये संक्रमण संकुल यानी H हो गया और उसके बाद बच्चों ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होगा, याद रखना, इस पे आंशिक ऋणावेश होगा, फिर जाकर के ये बनाएगा क्या चीज, कार्बोधनायन जो होता है R, और उसके बाद ये जाकर के क्या है, हैलोजन जो है इस पे भी आंशिक ऋणावेश हो जाएगा, हैलोजन पर भी आंशिक ऋणावेश। तो ये एक संक्रमण संकुल है, यानी पूरी तरह से ऐसे वियोजित होगा, ये आंशिक ऋणावेश इन दोनों पर होगा, ठीक है, ऑक्सीजन पर भी आंशिक ऋणावेश और हैलोजन पर भी। फिर उसके बाद
फिर बच्चों उसके बाद यहां पर ये तीव्र अभिक्रिया द्वारा, ये तीव्र अभिक्रिया द्वारा, यहां पे मंद था तो ये अब इसी में तीव्र, तीव्र अभिक्रिया द्वारा ये एक तो क्या बनाएगा, उत्पाद बना लेगा, यानी यहां से बनाएगा ROH, ROH, R बनाए, यहां पे R क्या है, एल्किल समूह है, ROH हो जाएगा, और X पे क्या है, ये बाहर निकल जाएगा, इस पे आंशिक ऋणावेश ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों आपका हेलो एल्केन में द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी SN2 अभिक्रिया। अब जैसे कोई एग्जांपल ले करके इस पे सेट करते हैं, जैसे इस पे कोई एग्जांपल ले ले हम, ठीक है, कोई उदाहरण ले ले बच्चों, तो उदाहरण में जैसे हमने ले लिया R की जगह कोई भी, जैसे C2H5 ले लिया, और उसके बाद X की जगह Cl ले लिया, ठीक है, X की जगह क्या ले लिया, Cl ले लिया। अब इसकी जब क्रिया कराएंगे OH के साथ, यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH के साथ में, तो सबसे पहले ये क्या होगा, मंद अभिक्रिया, ठीक है ना, इसी में ये मंद अभिक्रिया हो जाएगा, लिख रहे हैं मंद, ये मंद अभिक्रिया हो जाएगा, है ना, मंद अभिक्रिया होगा बच्चों, और ये क्या जाकर के एक संक्रमण संकुल बनाएगा, ये एक संक्रमण संकुल बनाएगा, जिसमें यहां पर ये H रहेगा, और उसके बाद ये O पे आंशिक ऋणावेश होगा ही होगा, ठीक, और यहां पर ये जाकर के फिर उसके बाद एल्किल समूह जो रहेगा, एल्किल में C2H5 है, तो ये C2H5 बनाएगा, और जाकर ये क्या है, हैलोजन। अब हैलोजन में क्या है, तो Cl है, तो यहां पे ये Cl हो जाएगा, इस पे भी आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा है माइनस में, ठीक। अब ये हो जाएगा, मतलब डेल्टा हो जाएगा, ठीक, ये उतना हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, संक्रमण संकुल। अब ये तीव्र अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, यानी इसमें फिर से ये तीव्र अभिक्रिया द्वारा बच्चों ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा एक कंपाउंड जिसमें यहां C2H5 है, ये O और H है, तो ये C2H5OH एक एल्कोहल बना लिया, एथिल एल्कोहल, साथ में यहां Cl है, अब वो Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, यहां पर ये चीज, ठीक। तो यही इस पे क्या है, एग्जाम्पल एकदम सटीक हो, तो है ना आसान, कुछ भी दिक्कत नहीं है बच्चों, बिना मतलब के आप लोग बस हल्ला मारते हो कि ये कठिन है, ठीक है ना। उत्पादक लिख रहे हैं, उत्पाद हो जाएगा, ये एक उत्पाद बना, और ये एक बना संक्रमण संकुल, संक्रमण संकुल बन गया, ठीक है, संक्रमण संकुल। और इसमें तो ये एल्किल हाइलाइड है ही, एल्किल हाइलाइड, और इसमें क्या है, ये है एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो यहां पर क्या बोला था, थोड़ा आपको लंबा जरूर लग रहा होगा बट आसान है, यही बोला था कि ये अभिक्रिया एक ही पद में पूरी हो जाती है, इसमें दो अणुओं का सांद्रण परिवर्तन साथ साथ चलता है, यानी दो अणु कौन, एक एल्किल हैलाइड, दूसरा नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इनमें दोनों का सांद्रण परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले यहां पर यही तो हुआ था कि सबसे पहले ये दोनों मिलकर के एक संक्रमण संकुल बनाए थे, ये कहां से हमने लाया, कहीं से नहीं, बस अगर आपको नहीं पता बस ऐसे याद रखो, जो H है यहां पे H रख दिया, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहां रख दिया, जो R है R यहां रख दिया, और जो X है X यहां रख दिया। फिर उसके बाद यहां पर याद रखना ये आंशिक ऋणावेश दोनों पर, क्योंकि O पे वैसे भी माइनस चार्ज होता है, और यहां पर Cl हो, Br हो, I हो, ठीक है, F हो, इस पर भी तो माइनस चार्ज ही होता है, तो यहां माइनस लगा दिया ये, और फिर से यही संक्रमण संकुल जो होते हैं तीव्र अभिक्रिया द्वारा एक उत्पाद बना देते हैं, जिसमें R और OH मिलकर के ROH यानी एल्कोहल बन गया, और ये जो X वाला है यहां पर हो गया। तो इसी पे कोई हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है बस, तो जैसे R की जगह C2H5, यानी R का मतलब ही तो है एल्किल समूह, तो हमने यहां रख लिया है, और इस वाले X का मतलब चाहे क्लोरीन लिखो, चाहे ब्रोमीन लिखो, चाहे आयोडीन लिखो, चाहे फ्लोरीन लिखो, यहां लिख दिया, बस जैसे इसमें किया है हूबहू सेम टू सेम यहां पर पूरा नोट कर दिया, आप भी नोट कर लीजिए।
हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण की अभिक्रिया के समीकरण को लिखो। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करवाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कई बार देखने को मिला है पेपर में, एकदम से लगातार रिपीटेड है, इसलिए इसको करवा दे रहे हैं। हालांकि बहुत आसान है, तीनों का तीनों सेम एक जैसा है। क्लोरोबेंजीन, अब क्लोरोबेंजीन सूत्र होता क्या है, ठीक है, समझ लीजिए भाई। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, अब उस समझने का प्रयास करना। ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, अब जो क्लोरोबेंजीन के बारे में कह रहा है, क्लोरोबेंजीन जिसका फार्मूला होता है, देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिए और बेंजीन में हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, तो हो गया क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में क्या चीज पूछ रहा है, तीन चीजें निकालने को, मतलब तीन चीज बोल रहा है। सबसे पहला कह रहा है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। अब इसको क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण या आयोडीनीकरण भी बोल सकता है, क्योंकि हैलोजन में सभी आते हैं वही आपके, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है नाइट्रीकरण, क्या बोल रहा है, नाइट्रीकरण। अब उसके बाद तीसरा बोल रहा है सल्फोनीकरण, क्या बोल रहा है बच्चों, सल्फोनीकरण। तीसरा सल्फोनीकरण। ये इतनी चीजें आपको निकालने के लिए कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। चलिए बच्चों देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजनीकरण, जो पहला है, पहला देखेंगे हैलोजनीकरण। क्या देखेंगे, हैलोजनीकरण, ठीक है। हैलोजनीकरण में देखिए सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे। और क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करानी है, Cl2, क्लोरीन के साथ, क्योंकि हैलोजन में बताया ना, चाहे Cl2 लिखो, चाहे Br2 लिखो, चाहे I2 लिखो, ठीक है ना, तो ये सब हैलोजन में भी, हैलोजन में ही आते हैं। जब हम इसकी क्रिया हैलोजन के साथ करा देते हैं बच्चों, तो यहां पर जो क्लोरीन होगा वो आर्थो तथा पैरा, आर्थो तथा पैरा पोजीशन पर जाकर के बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना है, देखिए आपको मान लेते हैं कुछ भी नहीं आता, इस क्या कहते हैं रिएक्शन से संबंधित कुछ नहीं पता, तो आप कुछ मत करिएगा, आप केवल क्या बना लीजिए, आप केवल इस तरह से बेंजीन की दो स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब इतना तो कर ही सकते हैं ना, आप क्या करिए, दो ऐसे बेंजीन की पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। एक भाई पानी पी ले। चलिए, अब इस तरह से बना लिया ना। अब उसके बाद इसमें देखिए आपके जो ये क्लोरीन होता है वो दो पोजीशन पर जाकर विराजमान हो जाता है, ठीक है ना। एक तो जैसे ये क्लोरीन जो है इसको दो ऐसे रख दीजिए, इसमें कुछ मत करिए, इसमें यहां पर Cl है बोल दीजिए। तो यहां पर ध्यान देना, दो पोजीशन पर आ जाता है, एक में क्या हो जाता है आर्थो पर, यानी Cl यहां पर आ जाएगा, दूसरे वाले में बच्चों कहां पर आ जाएगा, यहां पर Cl, ठीक है। तो यहां पर क्या है, दो पोजीशन पर आ जाता है, ठीक, और यही क्या हो जाता है, आपका रिएक्शन हो जाता है। एकदम आसान है, ठीक है, बहुत बड़ा यहां पे हो सकता है जगह आने के लिए ना बचे, बट याद रखना ये हो जाएगा। अब नाम अगर लिखना चाहें तो देखिएगा नाम क्या है, क्योंकि सबसे पहले आर्थो पैरा मेटा बता देते हैं होता क्या है, ठीक है। जब यहीं से याद रखना, जब यहां पर कोई चीज जुड़ता है आर्थो पढ़ा जाता है, और यहां पर जुड़ता है तो पैरा, और यहां पर जुड़ता है तो मेटा पोजीशन होता है, यही होता है आर्थो पैरा मेटा, ठीक। अब इसका नाम क्या पढ़ेंगे, नाम क्या पढ़ेंगे, तो आर्थो, इसका नाम होगा
कि आर्थो, अब 2 बार है इसलिए डाई, आर्थो डाई, ठीक है, यहां पे आर्थो डाई, उसके बाद क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आर्थोडाई क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या हो जाएगा आर्थो, यहां पे भी मतलब पैराडाई, इसमें क्या हो जाएगा क्योंकि पी पे है यहां पे ये, तो पैरा, अब 2 बार है डाई, पैरा डाई क्लोरो, 2 बार है तो डाई क्लोरो बेंजीन, इधर हो गया बेंजीन, ठीक, ये हो गया हैलोजनीकरण। आई बात समझ में? चलिए अब दूसरे का देख लेते हैं, अब क्या देख लेते हैं हम दूसरे का, दूसरा क्या है, तो दूसरा है बच्चों क्या चीज, नाइट्रीकरण, क्या है नाइट्रीकरण, दूसरा है नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण का क्या हो जाएगा, नाइट्रीकरण में जैसे क्लोरोबेंजीन आपने ले लिया, क्लोरोबेंजीन आपने ले लिया, ये Cl हो, अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया HNO3 नाइट्रिक एसिड से कर दिया आपने, क्लोरोबेंजीन की क्रिया आपने नाइट्रिक अम्ल से करवा दिया, तो नाइट्रिक अम्ल से करवाने के बाद ये क्या होगा, सेम ऐसे ही रहना है। हमने क्या बताया, आप 2 क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपने क्लोरोबेंजीन की 2 स्ट्रक्चर बना लिया, यानी 2 अणु बना लिया, Cl हो गया, और यहां पर भी आपने क्या किया, आपने यहां पर भी वही काम किया, ठीक है, यही काम आपने यहां पर भी कर दिया Cl का, ठीक, यहां पर आपने यही बना दिया। अब उसके बाद करना क्या है बच्चों, इसमें भी HNO3 है तो यहां पे नाइट्रीकरण है, यानी यहां से केवल NO2 निकालिए, ठीक है, NO2 निकालना है, ये एक आर्थो पोजीशन पर, दूसरा NO2 यहां पर। अब देखिए वैसे देखेंगे तो यहां पर देखिए एक आपका क्या बचा हुआ है, तो एक बच गया है बच्चों यहां O। अब देखिए जहां पर जोड़ा जाता है, यहां पे देखिए यहां पर NO2 है तो यहां पर O है, ठीक है, मतलब ठीक है ना, और एक जहां पर जोड़ा जाता है वहां का H तो निकलता ही निकलता है, तो H 2 हो जाएगा, एक यहां का O, तो देखेंगे तो H2O भी बाहर निकल रहा है, बट अपना जो मुख्य उत्पाद है यही दोनों है ना, एक मेन ये है, एक दूसरा ये है, ठीक है, तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम पढ़ेंगे आर्थो, तो ओ लगाकर भी ऐसे नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं हिंदी में आर्थो लिखो, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आर्थो, ठीक है, आर्थो, उसके बाद नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, पी नाइट्रो यानी पैरा नाइट्रो, पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसका मतलब पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, वही चीज, पी नाइट्रो का मतलब पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा, ठीक है, चलिए एक रिएक्शन जो है वो इधर समझ लेते हैं, नहीं पहले स्क्रीनशॉट कर लो, इधर ही देख लेते हैं। हो गया ना, चलिए देख लेते हैं, अब यहां पर मिटाकर इधर ही, अब देखिए 2 हो गया, आपका तीसरा है, तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, देखिए सल्फोनीकरण में भी बात कर लें तो क्लोरोबेंजीन आप ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन, और इसकी क्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से है, तो यहां पे सल्फोनीकरण है तो यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। अब जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल कराएंगे तो सेम यहां लॉजिक, यानी सल्फोनिक एसिड जो होगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा, तो हमने बताया ना कि आप क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर पहले 2 बना लीजिए, ठीक है ना, यही तो इसमें सबसे आसान है, ठीक है, यही तो इसमें सबसे आसान है बच्चों, ठीक है, एक क्लोरोबेंजीन यहां बन गया, और एक क्लोरोबेंजीन हम और बना लेते हैं इस तरह से,
एक और क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, इसमें भी आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, तो यहां से SO3H निकाल लेते हैं, तो SO3H एक आर्थो पोजीशन पर जोड़ देंगे, इसको सल्फोनिक अम्ल बोला जाता है, और एक पैरा पोजीशन पर SO3H। अब ध्यान दो जरा, ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने SO3H निकाला है, तो SO3 यहां O4 है, तो एक O हो गया, यहां का एक O बचा, यहां पर भी एक H बचा है, लेकिन जहां पर हमने ये जोड़ा है आर्थो पैरा पोजीशन, उसका भी H निकल, तो जल भी निकल जाएगा, वो लिखते नहीं है यहां। ठीक है ना, तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो O पे जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, कि आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोरिक अम्ल, क्लोरो भाई चाहे सल्फोरिक क्लोरोबेंजीन आगे लिखो या सल्फोनिक अम्ल आगे, लेकिन सही तरीका ये होगा इसमें कि आर्थो, फिर उसके बाद आर्थो पे जुड़ा है ये, फिर क्लोरोबेंजीन ये पूरा है, तो क्लोरोबेंजीन हो गया, और बाद में ये यहां सल्फोनिक अम्ल बचा है, तो या ऐसे लिख सकते हैं कि आर्थो सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अभी जिसके इसके पहले जैसा हम लिख रहे थे कि आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि वो अम्ल है जो वो बाद में लिखा जाता है, ज्यादा सही होता है। इसमें पैरा पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कि पैरा। ठीक है ना, आर्थो है, इसमें पैरा है। ठीक है, तो इसमें पैरा लिखेंगे, या यहां पे पी अकेले लिखिए पैरा, उसके बाद सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, बाद में क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इस तरीके से, या पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, लास्ट में सल्फोनिक अम्ल लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। बाकी ये तो सब में क्लोरोबेंजीन है ही। ठीक है ना, तो देख रहे हैं आप सभी में बच्चों, सब में एक जैसे पोजीशन पर ये जुड़ा हुआ है। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ल्यूकास परीक्षण क्या है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, कि ल्यूकास परीक्षण क्या है। चलिए देखते हैं कि ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए, जिंक सल्फेट, ठीक सॉरी जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:1 के अनुपात के मिश्रण को ही ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसके पहले बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में हमने यानी एक क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाया था, है ना। और इसके द्वारा देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसके द्वारा किस प्रकार के यौगिकों का पहचान की जाती है या परीक्षण होता है। तो इसके द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, और यह परीक्षण एल्कोहल की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। मतलब इसमें क्या करते हैं कि कोई भी एल्कोहल ले लिया जाता है। ठीक है, जैसे एल्कोहल कोई भी ले लें, ROH, और इसकी क्रिया करा देते हैं किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से। ठीक है, उपस्थिति इसमें रहती है जैसे ZnCl2, जिंक क्लोराइड, क्योंकि भाई बोल रहा है जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ZnCl2 और HCl दोनों रहेगा। तो इसकी उपस्थिति में क्या होता है, यहां पर फिर क्या है, R पे धन आयन होता है, फिर उसके बाद Cl पे ऋण आयन, तो ये बन जाएगा RCl, और प्लस का यहाँ पे H प्लस पे होता है, OH पे माइनस चार्ज, तो यहां पे मिलकर ये H2O जल बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, ये एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, यानी यहां पर क्या है, एल्किल क्लोराइड। तो इसी अभिक्रिया के द्वारा यानी ऐसे ही क्या है, एल्कोहल की जांच की जाती है। अब उसके लिए कैसे जांच करते हैं कि प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, तो चलिए इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, यदि एल्कोहल के 3 से 4 ml में
जैसा कि एल्कोहल लिया हमने, अब एल्कोहल के 3 से 4 ml में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिला देते हैं, जैसा मिला दिया। ये एल्कोहल है, ये ल्यूकास अभिकर्मक मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद यदि कोई अभिक्रिया ना हो, मिलाने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, तब मान लिया जाता है कि वो कौन सा एल्कोहल है, कि वो प्राथमिक एल्कोहल है। मतलब कोई रिएक्शन ना हो तब मान लिया जाता है वो प्राथमिक एल्कोहल है। दूसरा, यदि 5 से 10 मिनट में अभिक्रिया होती है तो वो द्वितीयक एल्कोहल है। यानी 5 से 10 मिनट बाद रिएक्शन शुरू हो तो वो मान लेते हैं कि सेकेंडरी एल्कोहल है। फिर अगला है कि यदि तुरंत ही अभिक्रिया होती है तो वह अभिक्रिया क्या है, मतलब सॉरी, वह एल्कोहल कौन सा है, तृतीयक। तो समझ में आ गया ना कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, यदि कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है इस रिएक्शन के माध्यम से, तब मान लेते हैं वो प्राथमिक है। यदि 5 से 10 मिनट लगते हैं तब मान लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल है। यदि क्या होता है, अभिक्रिया तुरंत ही मतलब तुरंत ही ये रिएक्शन शुरू हो जाए तब मान लेते हैं कि वो तृतीयक एल्कोहल है। नोट कर लीजिए इसे भी। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला अभिक्रिया, जो अगला क्वेश्चन है वो एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर लिखिए। ठीक है, और इसको जितनी बार भी हमने करवाया है छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही इतना है बच्चों। एल्डिहाइड व कीटोन में अंतर लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है। ठीक, एक तरफ लिख लेते हैं अपन एल्डिहाइड, इधर देख लेते हैं बच्चों एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और यहां पर देख लेते हैं कीटोन। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चों, एल्डिहाइड की बात कर लें तो इसमें CHO समूह होता है ना, एकदम सरल तरीके से समझेंगे। CHO समूह होता है, ठीक है, इसमें CHO समूह होता है। और इसमें बात कर लें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि CO समूह होता है। समूह होता है, ठीक। उसके बाद अगला बात कर लें एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड जो होता है टालेन अभिकर्मक से क्रिया करता है, और याद हो रजत दर्पण बनाता है। तो यह टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, रजत दर्पण बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। और इसमें क्या है बबुआ कि इसमें क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है। उसके बाद इसमें अगर हम तीसरा देखें बबुआ तो यह फेहलिंग अभिकर्मक से, फेहलिंग अभिकर्मक से क्रिया करके लाल अवक्षेप बनाता है, लाल अवक्षेप। यानी इसमें क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है ना, मालूम है आपको। ठीक है, और इसमें क्या होता है बबुआ, इसमें लिखेंगे कि इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है, यानी इसमें क्रिया नहीं होती।
ठीक है ना। और उसके बाद अगला अगर देखें तो यह सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया करता है, क्रिया करता है, यानी सिर्फ अभिकर्मक को अपचयित कर देगा। बट इसमें अगर देखें तो इसमें क्रिया नहीं होती है। तो बच्चों देखिए ये अंतर तो और भी आसान है, क्योंकि 3 में इसमें क्या होता है, क्रिया ही नहीं होती है। बस इसमें थोड़ा याद करना है, बाकी क्रियात्मक समूह आपको पता ही है कि किसमें क्या है। आई बात समझ में, है ना, बहुत सिंपल। चलिए देख लीजिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन क्या है, इनको उदाहरण के साथ समझाना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राथमिक एमीन क्या है। देखिए प्राथमिक एमीन ऐसा एमीन बच्चों जब क्या हो कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित कर दे। एल्किल का मतलब आर में क्या आएगा, चाहे CH3 ले लो, चाहे C2H5 ले लो, चाहे C3H7 ले लो, ठीक है ना, इस तरह से। और एरिल में जो AR से आता है, एरिल का मतलब ये जो बेंजीन वाला होता है, ठीक है ना, ये एरिल का मतलब ये वाला, ठीक, ये एरिल वाला हो जाता है। तो यहां पर वही बोल रहा है कि प्राथमिक एमीन कि जब क्या होता है कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित कर दे तो वो प्राथमिक एमीन है। तो लिख देंगे कि इसमें, लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे कि इसमें अमोनिया से एक H हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु एक एल्किल या एरिल, एक एल्किल या एरिल समूह द्वारा, एरिल समूह द्वारा विस्थापित होता है, विस्थापित होता है, ठीक है ना। जैसा कि बच्चों अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें हम, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे जैसे NH3 किसका फार्मूला है, NH3 किसका है, अमोनिया का। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो NH2 होगा कि नहीं, जरा बताओ। इसमें से अगर हम हाइड्रोजन एक माइनस कर दें तो NH2 होगा कि नहीं। तो यहां पर जब NH2 से माइनस कर दें तो ये NH2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन निकला, उसी हाइड्रोजन की जगह चाहे आप CH3 जोड़ दीजिए, उसी हाइड्रोजन की जगह चाहे आप C2H5 जोड़ दीजिए, चाहे उसी NH मतलब H की जगह, मतलब उसी H की जगह, चाहे यहां पर H की जगह, यहां पर क्योंकि हमने अमोनिया से H निकाला, बचा NH2, तो NH2 में चाहे CH3 जोड़ दें, चाहे NH2 में C2H5 जोड़ दें, चाहे इसी में आपका क्या है, एरिल वाला यानी बेंजीन वाला जोड़ दें। तो यहां पर एग्जाम्पल के स्वरूप हम वही चीज लिखेंगे, जैसे में CH3 है और यहां पर क्या है, NH2 है। या फिर जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक हमने बताया ना, हम एरिल वाला भी लिख ले, एक एरिल वाला भी लिख लें, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। यहां ये NH2 के साथ जुड़ा है, ठीक। तो दो एग्जाम्पल हो गए। अब उसके बाद बच्चों आ जाते हैं द्वितीयक। अब इससे आराम से अब आप समझ पाओगे, ठीक है, कि द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, ठीक, द्वितीयक एमीन क्या होता है। प्राथमिक एमीन में समझ में आ गया कि जब क्या हो
कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु एक एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित हो, तब क्या होता है वो प्राथमिक। और जब अब अमोनिया से क्या हो, दो हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित करें, तो यहां पर लिखेंगे इसमें क्या होता है कि इसमें अमोनिया से क्या होता है, दो हाइड्रोजन परमाणु, दो एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित होता है, समूह द्वारा विस्थापित होता है, ठीक है ना, विस्थापित होता है। फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं प्यारे बच्चों एग्जाम्पल पर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें बबुआ, तो जैसे अब की बार अगर हम घटा देंगे तो अब की बार केवल NH बचेगा ना, दो जगह खाली हुआ, क्योंकि दो जगह खाली हुआ तभी भाई NH3 होता है, तो एक H यहां हट गया, एक H यहां, तो अब चाहे आप यहां CH3 और CH3 जोड़ दीजिए, चाहे एक CH3 C2H5 जोड़ दीजिए, या फिर इन दोनों की जगह, या फिर आप इन दोनों की जगह एरिल वाला कर दीजिए, क्या कर दीजिए, दोनों इस तरह वाला यानी एरिल वाला जोड़ दीजिए इस तरह से, ठीक है ना, दोनों के दोनों वाले क्या करिए, मतलब एरिल वाला जोड़ दीजिए इस तरह, ठीक। तो यहां पर वही चीज हमको करना है। अब की बार क्या होगा कि दोनों एल्किल या फिर एरिल, या फिर एक एल्किल एक एरिल, ऐसा भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने बताया ना कि CH3 है, यानी CH3 है, और ये NH है, और दूसरा यहां CH3 है, ठीक, ऐसा कर सकते हैं। या फिर बच्चों एक एल्किल यानी CH3 हो गया, ये NH हो गया, और एक क्या हो गया आपका एरिल वाला हो गया, एक एरिल वाला ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर बच्चों जैसे दोनों एरिल, ठीक है, इसमें के दोनों एरिल जोड़ सकते हैं, तो बताने की अब क्या ही जरूरत है, यानी यहां पर दोनों हम यही वाला लिख सकते हैं। तो ये बस इतना याद रखना कि अब की बार दोनों हाइड्रोजन की जगह पर दो एल्किल या एरिल, या फिर एक एल्किल एक एरिल, मतलब ऐसा भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि केवल दोनों एल्किल हो, जैसा कि यहां पहले देख लीजिए, जैसे CH3 है, ये NH है, सॉरी यहां पर हम लिख दे रहे हैं जैसे NH है, और यहां ये है, तो इसमें भी अब की बार जैसे आप ये जोड़ सकते हैं बच्चों, और इसमें भी वही चीज आप ऐसा जोड़ सकते हैं। तो मतलब दोनों आप एरिल भी जोड़ सकते हो, जैसे दोनों एल्किल जोड़ा, दोनों एरिल भी जोड़ सकते हो, या एक एल्किल एक एरिल भी जोड़ सकते हो। ये हो जाएगा द्वितीयक एमीन। पहले इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब यहीं पर हम तृतीयक एमीन देखते हैं। क्या देखेंगे बच्चों, तृतीयक, ठीक है, यही मिटाकर लिख दे रहे हैं तीसरा वाला कि तृतीयक एमीन। अब देखिए तृतीयक एमीन में भी परिभाषा सेम आपका रहेगा, याद रखना, बस अंतर वही चीज हो जाएगा कि इसमें अमोनिया से यहां पर जहां आपने लिखा है दो, जहां दो लिखा है वही क्या हो जाएगा, तीन लिख देना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वही आपने क्या करना है, तीन, वही आपको क्या लिख देना है, एक मिनट भैया, वही तीन लिख देना है बस, ठीक है, कि अब की बार तीन हाइड्रोजन परमाणु और तीन एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाएं, ठीक है ना, तीन एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाएं, या तीनों एल्किल रहें या तीनों एरिल रहें, ठीक। ये कि अब की बार क्या हो जाएगा, इसमें अमोनिया से तीन हाइड्रोजन परमाणु तीन एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाएं, तो वो तृतीयक एमीन हो जाएगा। कैसा, मतलब किस तरह का, तृतीयक एमीन। जैसे बच्चों अब तीनों निकाल देंगे, भाई NH3 होता है, अब तीनों निकाल देंगे तो N के पास तो क्या बचा, तो N के पास ऐसा ऐसा करके खाली खाली बचा ना, तीनों हाइड्रोजन गायब हो गए।
अब चाहे तीनों एल्किल जोड़ो, चाहे दो एल्किल एक एरिल जोड़ो, चाहे तीनों एरिल जोड़ो, ठीक, हम इस तरह से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू, यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अब की बार क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर n है तो इसमें एक हमने बताया ना, जैसे आप इधर CH3 भी जोड़ सकते हो, इधर भी जैसे CH3 जोड़ सकते हो, इधर भी CH3 जोड़ सकते हो, ये हो गया। या फिर बच्चों इस तरह से जोड़ सकते हो कि जैसे यहां पर ये n है, ठीक है ना, n है तो यहां पर आप जैसे CH3 आपने जोड़ दिया, इधर भी CH3 जोड़ दिया, अब इधर वाला क्या जोड़ दीजिए, इधर वाला एरिल वाला जोड़ दीजिए, एरिल वाला। या फिर बताए ना कि आप क्या करिए, तीनों एरिल का जोड़ दीजिए, आप क्या करिए, तीनों एरिल वाला जोड़ दीजिए, तीन के तीनों एरिल, ठीक, यहां पर भी एरिल जोड़ दीजिए और इधर वाला भी क्या करिए, ऐसे। तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब अब की बार क्या है, तीनों हाइड्रोजन की जगह चाहे तीनों एल्किल समूह जोड़ दीजिए, या दो एल्किल एक एरिल, या दो एरिल एक एल्किल, या तीनों एरिल, मतलब कुछ भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है, ये तृतीयक वाला हो जाता है। आई बात समझ में, चलिए इसको भी एक बार देख लीजिए। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टालिन अभिकर्मक क्या है, ठीक है, टालिन अभिकर्मक क्या होता है, और कह रहा है इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी याद रखना कि टालिन अभिकर्मक होता क्या है। देखिए टालिन अभिकर्मक होता क्या है, ध्यान देना, बहुत ज्यादा इसमें रटने की जरूरत है नहीं, कि सिल्वर नाइट्रेट के 10% जलीय विलयन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं तो भूरा अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप को अमोनियम हाइड्राइड की मतलब हाइड्रोक्साइड की कम मात्रा में घोलने पर एक स्वच्छ विलयन बनेगा जिसे टालिन अभिकर्मक कहते हैं, यानी Ag2O। यहां पे Ag2O लिखा है, Ag20 मत समझ लेना, ये Ag2O लिखा है, ठीक है, यही टालिन अभिकर्मक होता है। और जब टालिन अभिकर्मक से ग्लूकोज की क्रिया होती है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, और ये रिएक्शन लगभग लगभग हर साल पूछता है, ठीक। अब देखिए यहां पर हम रिएक्शन को देखेंगे, रिएक्शन क्या होता है, ग्लूकोज का CHO, उसके बाद CHOH का ये होल 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद CH2OH, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का कैसे, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। तो मिला लो ना बच्चों, ग्लूकोज की संरचना सूत्र पूछेगा तो आपको ऐसे लिखना होगा, 2 नंबर में आता है कभी कभार, तो यहां पर याद रखना, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज ध्यान दो, मतलब इसमें अगर देखो आप C6 है तो 6 कार्बन है, देखिए 4 यहां पर है और ऊपर ऊपर एक एक, 4 2 6 हो गए। हाइड्रोजन 12 देखिएगा, यहां पे देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 यहां पे 8 3 11 1 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन 6 है, बिल्कुल 4 ऑक्सीजन बीच में है, ऊपर नीचे एक एक, तो ये वही चीज लिखा है। इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है, तो इसकी क्रिया कह रहा है Ag2O के साथ करा देनी है, Ag2O के साथ, यानी टालिन अभिकर्मक के साथ करा देनी है। जब इससे हम क्रिया करेंगे तो इससे क्रिया कराएंगे तो कह रहा क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अब ग्लूकोनिक अम्ल में कुछ नहीं करना, सिंपल रिएक्शन है, ये ऑक्सीजन यहां आ जाएगा बस, यानी COOH, जो कि आपको मालूम होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो ये एक अम्ल हो जाएगा, बाकी CHOH का ये होल 4 हो जाएगा, और नीचे यहां CH2OH, ये बना ग्लूकोनिक अम्ल। और यहां पर क्या निकल जाएगा, Ag2, क्या निकल जाएगा, तो Ag2, ठीक है, ये हो गया Ag2, यानी यहां पे ये 2Ag हो गया, ठीक है। और यही क्या है, इसका अवक्षेप बन जाएगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको रजत दर्पण कहा जाता है। ये क्या है, इसको बोलते हैं रजत दर्पण, रजत दर्पण कहा जाता है। बाकी ये आपका मेन है कि ग्लूकोनिक अम्ल है, ये है टालिन अभिकर्मक, टालिन
अभिकर्मक, टालन अभिकर्मक, और ये क्या रहा, ग्लूकोज। ठीक है ना, ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मॉलिस परीक्षण क्या है। मॉलिस परीक्षण किसे कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों। ठीक, मॉलिस परीक्षण इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पिछले 1-2 साल से नहीं आ रहा है, इसलिए और भी ज्यादा संभावना बन जाती है। देखिए मॉलिस परीक्षण क्या है, तो मॉलिस परीक्षण ये कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, चलिए देखिए इसमें करते क्या है, चलिए समझते हैं। इसमें एक परख नली लेते हैं, ये हमने एक परख नली ले लिया। ठीक है, और एक परख नली में जिस पदार्थ का, जैसे जिस भी पदार्थ का परीक्षण करना है उस पदार्थ को, जैसे यानी मान लेते हैं वो पदार्थ इसमें भरा हुआ है। ठीक है ना, वो पदार्थ इसमें भरा हुआ है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने अभी बताया कि यहां पर क्या है कि जैसे इसमें करते क्या है, ध्यान से समझिए कि इस परीक्षण के लिए किसी पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml मॉलिस अभिकर्मक लेते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं कि 2 ml, इसमें कि 2 ml, कितना, 2 ml मोलिस अभिकर्मक लेते हैं, 2 ml मोलिस अभिकर्मक लेते हैं। दो ml मोलिस अभिकर्मक। अब जो कि मोलिस अभिकर्मक क्या होता है, अल्फा नेफ्थॉल का, अल्फा नेफ्थॉल का 10% C2H5OH एल्कोहलिक विलयन होता है। ठीक है, ये जो मॉलिस अभिकर्मक, पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट एकदम, फिर आसान हो जाएगा, कोई इसमें फिर दिक्कत रह ही नहीं जाएगी। देखिए करते क्या है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि इसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml मॉलिस अभिकर्मक लेते हैं, जो कि अल्फा नेफ्थॉल का 10% एल्कोहलिक विलयन होता है। फिर उसके बाद इसमें करते क्या है, परख नली को बिना हिलाए डुलाए इसमें बूंद बूंद करके, इसमें बूंद बूंद करके इसकी दीवार की सहायता से, दीवार की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, इसमें एथिल एल्कोहल, ठीक सॉरी, इसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। अब सल्फ्यूरिक अम्ल डालने के बाद 2 विलयन के बीच में यहां पर क्या होता है, एक छल्ला बन जाता है, एक छल्ला बन जाता है, जो क्या रहता है कि भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, याद रखना, यहां ये लाल या भूरे रंग का, लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाता है, जो बाद में क्या होता है, यही छल्ला बाद में नीले या बैगनी रंग का हो जाता है। ठीक है ना, यही छल्ला बाद में नीले या बैगनी रंग का हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि इस मतलब पदार्थ में क्या है, इस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे बस यही है कि इस परीक्षण के लिए किसी पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml मॉलिस अभिकर्मक, जो कि अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन होता है, डाल दिया जाता है। फिर क्या है, परख नली को बिना हिलाए बहुत सावधानी को बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, इसमें क्या है बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। यदि 2 परत के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, यानी लाल और भूरे रंग का छल्ला बनता है, जो कुछ समय के बाद बैंगनी रंग का हो जाता है, यानी कुछ टाइम के बाद ये बैंगनी रंग का हो जाता है, तो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति निश्चित हो जाती है कि यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। तो ये हो जाता है पूरा मॉलिस परीक्षण में। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए बच्चों देख लीजिए जल्दी, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय।
टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।